वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे लोग पेपर 2 की प्रिपरेशन करें और पेपर 2 में हिस्ट्री की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और जिस किसी को भी हिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, आप आराम से यहाँ पे बस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्लासेस की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस की वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग आज देखने वाले हैं जमींदारी व्यवस्था। इसका दूसरा नाम है अस्थाई व्यवस्था, या इसी का तीसरा नाम है स्तंभरारी व्यवस्था। यानी सिस्टम एक ही है, अस्थाई व्यवस्था जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, इसी का और नाम है जमींदारी व्यवस्था, और दूसरा है स्तंभरारी व्यवस्था। तीनों नाम आपको याद रखना है। तो ये क्या था, इसके बारे में A to Z हम लोग जानेंगे। 1790 में 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी। कितने साल की लागू की थी? 10 साल की। जिसमें भूमि का स्वामी अथवा लगान वसूली का अधिकारी किसे माना? जमींदार को। उन्हें जमींदार वर्ग को क्या किया कि 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको 10 साल के लिए फिक्स कर दिए, आप हमको इतना मान लीजिए कि अगर 2 लाख देना है तो 2 लाख फिक्स कर दिया। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए 2 लाख राजस्व फिक्स कर दिया। और कौन देगा? वो जमींदार। किसान से नहीं वसूलेगा, जमींदार से ये फिक्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब जमींदार वहाँ 2 लाख की जगह 5 लाख भी वसूले, इसको कॉर्नवालिस को कोई मतलब नहीं, ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं। कितना वसूले? उसे कितना चाहिए? 2 लाख। यानी भूमि का स्वामी कौन हो गया? जमींदार। और जमींदारों का कह सकते हैं यहाँ पर बहुत फायदा हुआ, जमींदारों को यहाँ पर बहुत फायदा हुआ। और इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था का दूसरा नाम क्या हो गया? मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। पहले कितने दिनों के लिए लागू किया गया था? तो 10 साल के लिए। कब लागू किया? 1790 में। और बाद में इसे अस्थाई कर दिया, क्योंकि सरकार को लगा कि नहीं, ये तो अच्छी बात है, बहुत बेनिफिशियल है, सरकार का इनकम कह सकते हैं से फिक्स हो गया। और दूसरी बात, उनको अधिकारियों की भी जरूरत नहीं थी, जो कर्मचारी टैक्स वसूलते उसका भी जरूरत नहीं रहा। जमींदार सीधा साधा कह सकते उसको पैसा सीधे सीधे वसूल कर दे देते थे। तो अंग्रेज भी सोचते जो आ जाता था बिना मेहनत का, है ना, तो वो खुश थे। इसीलिए उसने क्या किया आगे, 1793 में 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय इस व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया एकदम कि जिंदगी भर के लिए, क्योंकि उसको 10 साल का समय कम लगा। तो अब परमानेंट सेटलमेंट इसका नाम हो गया। पहले था 10 साल का, अब क्या हो गया? अस्थाई हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793, 1793 में। 1790 नहीं कीजिएगा, है ना। अस्थाई किया था 93 में, पहले 90 में जो था वो 10 वर्ष का था। अब इसमें लगान वसूलने का जिम्मेदारी किस पर था? जमींदार को। तो जमींदार वसूलेगा तो जमींदार को तो कुछ चाहिए। पहला तो वो इलीगल तरीके से ज़्यादा वसूल के बचाते ही थे, यानी सरकार की तरफ से भी अलग से मेहनताना भी मिलता था। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार रखती थी, और 1/11 भाग कौन रखता था? जमींदार। लगान वसूली का 10/11 भाग रखता था सरकार, और उसका 1/11 भाग यानी कितना हो गया? इसको अगर प्रतिशत के रूप में आप देखेंगे तो लगभग आपका किसान जो जमींदार होते थे उसको बहुत ही कम मिलता था, मतलब 9% के आसपास, 9% के आसपास ही था। जबकि 89% कौन रखती थी? सरकार। 89% सरकार रखती थी। और लगभग आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर 90% का, 90-91% आपका सरकार रख लेती थी। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा खामी क्या था? इस व्यवस्था का सबसे बड़ा जो खामी था, जिसके बारे में हमने स्पष्ट किया पहले ही, कि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 लाख में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो 5 लाख भी वसूल कर सकता था। इस पर कोई फिक्स नहीं किया गया था। इससे क्या हो गया? फायदा तो जमींदारों को मिला, सरकार को फायदा नहीं हुआ, और किसानों का शोषण बढ़ा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा किसानों से। तो किसानों का शोषण बढ़ा, जमींदारों को फायदा हुआ। लेकिन जो इन्होंने ज़्यादा टैक्स वसूला, क्या सरकार को कुछ मिला बदले में? नहीं, सरकार को जो मिलना था उतना ही मिला। जमींदार को भी फायदा हुआ, सरकार को भी हानि एक तरह से हुआ, और दूसरी तरफ किसान का तो शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। 1793 में 1793 में विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला।
जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला। यानी बहुत सारे जमींदार ऐसे हो गए ना जो नहीं वसूल पाते थे। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ तो ज़बरदस्ती डरा धमका कर वसूल लेते थे, लेकिन बहुत सारे जमींदार क्या होता था, किसानों से टैक्स वसूल नहीं पाते थे, क्योंकि बारिश नहीं होती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी, इसके कारण उसका फसल नष्ट हो जाता था और वो असमर्थता जताते थे। कौन? किसान। कि जमींदारों से असमर्थता जताते कि इस तरह हम टैक्स नहीं दे पाएंगे, फसल बर्बाद हो गया है। लेकिन इसका इनका बहाना कह सकते, जब जमींदार अंग्रेजों को सुनाते थे कि इस प्रकार की बातें हैं, टैक्स कैसे लें, तो जमींदारों की बातें ना सुनी गई और कहा कि जो जमींदार सूर्यास्त तक, है ना, एक सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, एक डेट, इस दिन के सूर्यास्त तक अगर वो जमींदार जो नियत टैक्स है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया इतना वसूलना है, उतना उसको सरकार को देना है, अगर वो नहीं दे पाता है तो उसकी जमींदारी को क्या होगा, नीलाम कर दिया जाएगा। इसे सूर्यास्त का नियम कहा जाता है, जो कि 1794 में लागू हुआ। इस नियम तक में क्या हुआ, यदि सरकार के पास राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। मान लीजिए अगर किसी जमींदार को कहा गया कि नहीं, आप आज जैसे आपका 4 मई है, कह दिया कि नहीं आपको 10 मई तक आपका जो बकाया है, लगान है, वो वसूल करके देना है। अगर जो ज़मींदार है वो 10 मई तक नहीं जमा कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दूसरे को दे दी जाती थी। इसे सूर्यास्त नियम कहा जाता है, जो कि 1794 में लागू हुआ। और किस नियम के द्वारा? विनियम 14 के द्वारा। यह व्यवस्था जमींदारी भारत के 19% भाग पर लागू थी। यानी कि जमींदारी व्यवस्था जितना भी अंग्रेज जो टैक्स वसूलते थे, जो उनके अंदर एरिया था, उसका 19%, 19% भाग तक यह व्यवस्था लागू थी, जिसमें एरिया देखें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 मेजर थे। इसके अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी जमींदारी व्यवस्था लागू थी। कितना प्रतिशत भाग पर था लागू? 19%। कौन कौन से राज्य? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था शामिल था। प्रभाव इसका क्या पड़ा? इसका प्रभाव को देख लें। जैसे मैंने पहले कहा कि जमींदार वर्ग एक बहुत ही शक्तिशाली वर्ग के रूप में उदय हुआ, तो प्रभाव में पहला क्या हो गया, 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते थे। यानी जमींदारों को अधिकार दिया किसानों पर, अगर किसान नहीं देंगे तो उसकी संपत्ति जब्त कर लें। उसी तरह अगर जमींदार नहीं दे पाएंगे तो उसकी संपत्ति कौन जब्त कर लेंगे? सरकार। यानी सब एक दूसरे पर कह सकते हावी था। जमींदार पर सरकार का प्रेशर था और जमींदार का प्रेशर किसान पर था। नहीं तो अगर किसान जमींदार को नहीं दे पाएगा तो किसान की संपत्ति नीलाम हो जाएगी, अगर जमींदार नहीं दे पाएगा जमींदार की संपत्ति नीलाम हो जाएगी। यानी बड़ा ही कह सकते हैं विचित्र स्थिति यहाँ पर बन गया था। इससे किसान अब कृषक दास में बदल गए। जो नहीं दे पाते थे टैक्स जमींदारों को, उसके ज़मीन को हड़प लिया जाता था। इससे क्या हो गया, अब वो जो कृषक मालिक थे और किसान थे वो अब दास बन गए। अब दूसरे के यहाँ जाकर काम करने लगे, दूसरे के खेतों में काम करने लगे। सूर्यास्त का नियम आप समझ ही गए। सूर्यास्त का नियम के कारण क्या हुआ, नए वर्ग जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीद कर जमींदार बनने लगे। इससे अनुपस्थित एवं दुर्वासी जमींदार का उदय हुआ। मान लीजिए सूर्यास्त का नियम बना दिया कि सूर्यास्त तक आपको टैक्स देना है, तो इससे क्या होता था, बहुत किसान जैसे कि ये तो किस पर सूर्यास्त का नियम जमींदार पर था, लेकिन जमींदार फिर प्रेशर बनाते थे कहाँ? किसानों पर। तो किसान क्या करते थे, ये जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो किसी व्यापारी या साहूकार के पास जाते थे और उससे सूद पर पैसा लेते थे और फिर उसे टैक्स में जमा करते थे। जब वो ये पैसा वापस नहीं कर पाते थे तो फिर उसकी ज़मीन भी वो हड़प लेते थे, ले लेते थे। कौन? व्यापारी, साहूकार, जमींदार। और इसके चलते क्या हो गया कि नए जमींदार वर्ग का उदय होने लगा। अस्थायी होने के कारण कृषि के अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद उनकी दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे सरकार को ही हानि हुई। जहाँ सरकार को हानि हुई, मान ली बहुत बारिश हुआ, फसल का उत्पादन ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे भी सरकार को फायदा नहीं होता था। अंग्रेजों को यह लाभ हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से लगान की सुनिश्चित आय प्राप्त हो गई। यानी कि अंग्रेजों को बिना मेहनत किए एक फिक्स अमाउंट मिलना प्रारंभ हो गया, जिसका प्रयोग वो कर सकते थे किसमें? अपने साम्राज्य के विस्तार करने में और स्थिरीकरण में कर सकते थे। उन्होंने किया भी, इसलिए उसकी उतनी स्पीड से आगे प्रगति हुई। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में एक नया सामाजिक मित्र भी मिला। जमींदार किस पर आश्रित थे? अंग्रेजों पर।
तो अंग्रेज और जमींदार के बीच एक तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित वाला संबंध बन गया। जमींदार थे तो वो टैक्स देते थे, इससे अंग्रेज सरकार को फायदा था। और दूसरी बात, जमींदार भी फायदा कमा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे थे। इससे जमींदार अंग्रेजों के सानिध्य में रहना चाहते थे। इससे क्या हुआ, उसका एक अंग्रेजों का सहयोगी वर्ग के रूप में जमींदार वर्ग का उदय हुआ, जो दिल से चाहता था, जमींदार वर्ग है ना, दिल से चाहता था अंग्रेज यहाँ बने रहें ताकि उसका धंधा पानी चलते रहे। इसलिए 1857 का जो महाविद्रोह हुआ उसमें जमींदारों ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था जमींदारों ने। इस जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है या परमानेंट सेटलमेंट, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने कुछ कह सकते हैं कथन दिए हैं, उनका कुछ स्टेटमेंट है, उनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय, आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय का विचार था इसके बारे में, इस व्यवस्था का समर्थन किया। आरसी दत्त ने तो इसे पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी, यानी अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा किसने की थी, तो आरसी दत्त ने। आगे चलकर क्या हुआ, परवर्ती काल में 1945 की जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए, आगे इस व्यवस्था के जांच के लिए 1945 में एक कमीशन बना जिसका नाम था फ्लाउड कमीशन। तो फ्लाउड कमीशन किसकी जांच के लिए था, तो जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के जांच के लिए था। और रिपोर्ट में इसने कहा, किसने, फ्लाउड कमीशन ने, कि इसमें अनेक खामियां हैं। अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना की गई। आपसे पूछा जाएगा किस रिपोर्ट में अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना की गई, तो फ्लाउड कमीशन में। कब बना था, 1945 में। तो आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करना, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका टारगेट सिर्फ नेट ही नहीं, जीआरएफ होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकते हैं कि जीआरएफ, फिर सेकंड अटैम्प्ट में भी जीआरएफ क्वालिफाई किया, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। आपको सेलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना है, जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।